Hello friends, welcome back on my channel Success Key, and we are doing Indian Polity by M. Lakshmikant. But before that, I'm so sorry friends that I'm not gonna continue the series for a long time. There are lot many of reasons कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आ पाई, बट नाउ आई एम हेयर फॉर यू. आई एम यूजिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एंड आफ्टर द लॉकडाउन टू मेरी जो कंटिन्यूसली आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी. ठीक है. सो फ्रेंड्स, फर्स्टली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि अपने घर पर ही रहें बिकॉज वी हैव टू रिमूव द वायरस फ्रॉम द इंडिया. सो जय हिंद, जय भारत. हमें अपने भारत को जिताना है, वायरस को हराना है. सो इसके साथ साथ स्टडी भी करनी है. सो बाय स्टार्टिंग द चैप्टर 14, द सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब इस चैप्टर में हम सभी टाइप के रिलेशन जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में हैं, बीइंग अ फेडरल इन स्ट्रक्चर, वो सभी स्टडी करेंगे. तो वो डिफरेंट रिलेशंस हैं. that is legislative relations and administrative relations, and legislative, administrative and financial relations are there, जो हम पूरा इस चैप्टर में करने वाले हैं. ठीक है. चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस हैं. सो बीइंग अ पेशेंट, आप आराम से ध्यान से बैठ के इस चैप्टर को सुनिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है. ठीक है. संघीय व्यवस्था यहाँ पे की गई है. तो इस फेडरल स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो ये स्टेट्स हैं, ये भी यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है. ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल सेंटर पे ही है. स्टेट काफ़ी ऑटोनोमस हैं, उनका खुद का, वो यहाँ पे उनके खुद के चीफ मिनिस्टर्स और वो उनका अपना जो कानून है बनाए जाते हैं. वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. तो ये सब कुछ यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा स्वायत्ता दी गई है, जिसमें से ये जो पावर्स हैं सेंटर और स्टेट्स की डिवाइड हो जाती हैं 3 हेड्स के ऊपर. फर्स्ट की कानून बनाना, लेजिस्लेशन करना, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे उसको लागू करवाना, एग्जीक्यूट करवाना. तो जो डिफरेंट हमारी मशीनरीज होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके थ्रू, एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप, आपस के बीच में इनके जो टैक्सेस वगैरह की पावर है वो भी यहाँ पे इनकी अलग अलग है. ठीक है. तो हाउएवर यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, ये चीज़ें तो अलग हैं, बट यहाँ पे जुडिशियल पावर को डिवाइड नहीं किया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात की गई है. ठीक है. यहाँ पे ये जो एक जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों ही सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को यहाँ पे एनफोर्स करवा सकती है. ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉज हाई कोर्ट तक ही जाएंगे. हाई कोर्ट के ऊपर अगर स्टेट के संबंधी हमें अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर हम कोई स्टेट के रहने वाली हैं न्याय, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं वहाँ पे. और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज को एनफोर्स किया जाता है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम में तो हमारे यहाँ पे एक हायरार्की बनी होती है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, ये सभी एक यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके ऊपर हम आते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे एक हायरार्की बनी हुई है जिससे कि पूरा सिस्टम जो चलता है. तो यहाँ पे ये नहीं है कि इसको डिवाइड किया गया, जुडिशरी को यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है. यहाँ पे ये नहीं है कि हाई कोर्ट तक जा सकते हैं और स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेट में हाई कोर्ट होती है, जुडिशियल सिस्टम होता है, बट उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है, जो एक इंटीग्रेटेड है, सभी के लिए एक है. ठीक है. दो द सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, सेंटर और स्टेट दोनों अपने फील्ड, अपने अपने कार्य के अंदर सुप्रीम है. मतलब उनका कार्य, जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, जिस एरिया में वो कर रहे हैं, वहाँ पे उनका कार्य सबसे सुप्रीम है. मैक्सिमम हार्मनी की कोशिश की जाती है, चाहे वो अपने कार्य में सुप्रीम है, मतलब अपनी सवायत हैं, अपने कानून खुद बना रहे हैं, खुद मशीनरी चला रहे हैं, अपना एग्जीक्यूटिव खुद की है, फाइनेंशियल खुद की है, अपने एरिया में वो सुप्रीम है, बट कोशिश की जाती
है कि ऐसा नहीं है कि कहीं अगर मतलब उनको ज़्यादा ही सुप्रीमेसी दे दी गई तो कहीं वो अलग होने की बात कर दें, वो अपना एक अलग से राज्य, अपना अलग से देश बनाने की कोशिश करें कि हम एक अलग से देश ही बना देंगे। तो इसलिए एक अलग एक मतलब एक सूत्र में जो हमारा देश है बंधा रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आपस में हार्मनी हो और आपस में जो सेंटर और स्टेट है कोऑर्डिनेट होकर कार्य करें। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इन द केस ऑफ द कोविड सिचुएशन, जो ये कोविड सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर अगर हार्मनी नहीं होती तो क्या कंडीशन होती हमारे देश की। हार्मनी है तो ही तो ये सब जगह पे जो कानून है एक सेम लेवल पे लागू हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया। जो यहाँ पे लॉकडाउन है ऑल ओवर द इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। तो ये एक हार्मनी होना एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, असेंशियल ज़रूरी है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ फेडरल सिस्टम, ताकि ये जो फेडरल सिस्टम है इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके। ऐसा नहीं कि फेडरल रहें, मतलब एक सूत्र में रहें। ऐसा नहीं है कि हम यूनिटरी सिस्टम करके और एक अलग से एक देश बनाने ही के कार्य करना शुरू कर दें या फिर एक अलग थलग हो जाए, ठीक है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इलेबोरेट, इसीलिए संविधान के अंदर पूरे अच्छी तरह से समझा के लिखे हुए हैं अलग अलग डायमेंशंस में सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है कि 3 हेड में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होंगे कि अगर वो कानून बनाएंगे तो किस हद तक कानून बना रहे हैं, क्या सेंटर भी स्टेट के लिए कानून बना सकता है, किस कंडीशन में बनाएगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, इसके लिए ये पूरा अच्छी तरह से समझाया हुआ है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में इनके बीच में जो रिलेशन है वो समझाएगा। और फाइनेंशियल, क्या टैक्सेस की पावर किसके पास है, कौन ले सकता है, किसको देना होगा, कौन यहाँ पे कलेक्ट करता है, कौन यहाँ पे लगाता है, ये सब कुछ इसमें बताया गया। तो ये सभी आज हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आते हैं इसके अंदर लेजिस्लेटिव रिलेशन, आर्टिकल 245 से लेके, अब ये आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन कहाँ से कहाँ तक आते हैं। आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 में आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। वी हैव टू नो इट वेरी वेल। इन द पार्ट 11 के अंदर आर्टिकल 245 टू 255 में आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करते हैं जो भी कानून बनाने की जो पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के पास में, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनके लिए डील करते हैं। बिसाइड दीज कुछ अदर आर्टिकल्स भी हैं जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए डील करते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। अन्य किसी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर और स्टेट, मतलब जैसे अदर फेडरल सिस्टम है, जैसे वहाँ पे स्टेट को भी पावर होती है यहाँ पे कानून बनाने की, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है कि स्टेट्स को पावर है कानून बनाने के लिए। कहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू देयर टेरिटरी, अपने एरिया के लिए, जहाँ पे उनका जो एक स्टेट है उसकी बाउंड्रीज आती हैं उसके बीच में वो कानून बना सकते हैं। एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब जिनके लिए जो उनको जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए, जैसे हम देखते हैं ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, पर जो उनको सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो अपने एरिया के लिए कानून बना सकते हैं। फर्दर उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, मतलब सेंटर जो है, वो स्टेट के लिए कानून बना सकता है। किस केसेस में बनाता है? 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है, जिसमें सेंटर का कंट्रोल हो जाता है स्टेट की लेजिस्लेशन के ऊपर। ये 5 डिफरेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जिसमें से डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सेंटर का कंट्रोल हो जाता है स्टेट के ऊपर और उन केसेस में वो उनके कानून भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेशंस में। अब ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस यहाँ पे कौन सी वाली हैं? द 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो सिचुएशंस होती हैं कि यहाँ राज्यसभा खुद एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से बोलती है कि आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आप यहाँ पे कानून बनाइए, या नेशनल इमरजेंसी के केस में। थर्ड, जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट से कि आप कुछ यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे लिए, पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाएं। फोर्थ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के को इम्प्लीमेंट करने के लिए
सेंटर यहाँ पे स्टेट के लिए स्टेट जो मशीनरी, जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है उसके अंदर चेंजेस ला सकता है, खुद कानून पास कर सकता है। और फिफ्थ, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उस टाइम पे जो सारी जो यहाँ पे पावर्स होती हैं लेजिस्लेटिव पावर, वो सेंटर के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हैं, जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जब सेंटर, जो स्टेट का जो भी लेजिस्लेशन है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। अब इनको हम 4 एस्पेक्ट्स में देखते हैं। 4 एस्पेक्ट्स में देखते हैं सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को 4 एस्पेक्ट में देखा जाता है। सबसे पहला एस्पेक्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि अब ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने का जो पावर है वो कैसा, मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है। पहला कि वो अपने टेरिटरी के एक्सटेंट, मतलब जितना जितना उस स्टेट का टेरिटरी है, जहाँ तक उसकी बाउंड्री जा रही है वहाँ तक उन एरिया के लिए वो कानून बना सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का, मतलब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, तो इनके ऊपर ये सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं, वहाँ पे ये उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाते हैं। थर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, जहाँ जब पार्लियामेंट कानून बनाती है स्टेट के लिए, तो ये केसेस है। नेक्स्ट आता है जब सेंटर का पूरा कंट्रोल हो जाता है किसके ऊपर, स्टेट के लेजिस्लेशन पे, जब पूरा, मतलब हम देखते हैं कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लग गया, तो वहाँ पे सेंटर का पूरा कंट्रोल हो जाता है स्टेट की लेजिस्लेशन पे, ठीक है। तो अब हम इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ ए सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब इनका टेरिटरी कहाँ तक ये कानून बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि टेरिटोरियल लिमिट जो है लेजिस्लेटिव पावर की, वो वेस्ट करती है सेंटर के पास में एंड स्टेट में इन फॉलोइंग वे। पार्लियामेंट, अब यहाँ पे सेंटर और स्टेट के पास कैसे ये टेरिटोरियल पावर होती है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है सारे इंडिया के लिए, होल पार्ट या एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इंडिया के लिए, और जो स्टेट जो है वो कानून बना सकती हैं सिर्फ स्टेट के लिए। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट जहाँ पे कानून बनाती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या आती हैं, हमारे सारी स्टेट्स भी आ जाती हैं, यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, और कोई एरिया जो पहले मतलब इंडिया के अंडर था और बाद में कोई ट्रीटी के माध्यम से दे दिया गया, तो उसके लिए भी, जो पहले एरिया इंडिया के अंडर था, तो उसके लिए भी वो फॉर टाइम बिंग, जब वो इंडिया का पार्ट था, तब वो उसके लिए जो कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए, जो एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। जो कानून बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, वो उस स्टेट से आउटसाइड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। हाँ, कई जगह पे होता है जब आपस में नेक्सस चल रहा है किसी स्टेट का, किसी कोई चीज़ को लेके या कोई ऑब्जेक्ट को लेके जब नेक्सस चल रहा है, तो उस केसेस में एक्सेप्ट हो सकता है कि हाँ, 2 स्टेट के लिए एक स्टेट कानून बना रहा है, कोई नेक्सस चल रहा है, मतलब कोई वाटर ट्रीटी हो रही है पानी को लेके, या फिर किसी एरिया को लेके नेक्सस चल रहा है, तो उस केस में हो सकता है। पार्लियामेंट, वैसे वाटर के लिए तो अलग से वाटर ट्राइब्यूनल है, जो रिवर है उनके लिए रिवर वाटर ट्राइब्यूनल बनाया गया, तो उनके लिए कानून वो ट्राइब्यूनल ही बनाता है, ठीक है। किसको कितना पानी जाएगा, जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं बहुत, क्योंकि पानी को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेक्सस है स्टेट के अंदर। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट ही खुद एक्स्ट्रा अपने टेरिटरी से बाहर लेजिस्लेशन कर सकता है। जस्ट द लॉज ऑफ अ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का जो कानून है एप्लीकेबल होता है इंडिया के हर एक सिटीजन्स पे, और उनकी प्रॉपर्टी जो है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब हमारी इंडिया से बाहर भी जो कानून लागू होगा वो किसका होगा, पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाएंगे कि इंडिया का कोई सिटीजन उसकी प्रॉपर्टी किसी और देश के अंदर जाके, तो वहाँ पे भी वो कानून लागू होगा। तभी हम देखते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी कहीं पे निकल रही है, सीज हो रही है, वहाँ पे कहीं ने प्रॉपर्टी ले लिया, तो उसके ऊपर जो होगा कि उसकी वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए या वापस भारतीय सरकार को दी जाए, तो उसके लिए जो कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे बीच में केस आया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी कहीं पे मिली थी, ऐश्वर्या राय बच्चन की भी, फिर वो उनके ऊपर कुछ केसेस चले, तो वो कानून बनाया जाता है बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं जो पार्लियामेंट की पावर है उसके ऊपर, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जब मन आया तुम स्टेट के कानून के अंदर हस्तक्षेप करोगे, नहीं। इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा,
आर नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग एरियाज, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे किस एरिया के अंदर जाके। ऐसा नहीं है कि तुम जब मत जाओ किसी भी एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टेट के लिए कानून बना सकते हो, नहीं। कुछ पार्ट ऑफ अ टेरिटरीज जो एरियाज जो हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर पार्लियामेंट कानून एप्लीकेबल नहीं होते। वो कौन कौन से एरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेजिडेंट, अब यहाँ पे प्रेजिडेंट ही, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा रेगुलेशंस दी जाती हैं, कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ रेगुलेशन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं पीस को लेके, प्रोग्रेस को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके, कहाँ पे, 4 टेरिटरीज के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की रेगुलेशन होती हैं वही सुप्रीम होती है, वहाँ पे कोई पार्लियामेंट का कानून नहीं चलता। एरिया कौन से हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन चारों के अंदर प्रेसिडेंट की रेगुलेशन नहीं चलती है। यहाँ पे पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस चलाने के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट के कानून लागू नहीं होते, और होते भी हैं तो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ यहाँ पे लागू होते हैं। रेगुलेशन जो बनाई जाती हैं उसका जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेगुलेशन बनाई जाती हैं उनका उतनी ही पावर होती है जितनी की पार्लियामेंट के कोई कानून की पावर होती है। मतलब वो एक कानून ही होता है जो रेगुलेशंस दी जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे इट में ऑल्सो रिपील, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो है किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को, कानून को ख़त्म भी कर सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है इन यूनियन टेरिटरीज के मामले में। सेकेंड आता है द गवर्नर, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट एम्पावरमेंट कर दी है, यहाँ पे गवर्नर को एम्पावर कर दिया है किसमें, कि वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है कि कोई भी पार्लियामेंट का कानून जो शेड्यूल एरिया है उस स्टेट के अंदर वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो वो गवर्नर कुछ डिसाइड करेगा कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन की जाए ताकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके हित जो हैं वो बने रहें, उनका कोई अहित ना हो जाए शेड्यूल एरिया के लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एक्सेप्शन से यहाँ पे वो कानून लागू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नर ऑफ असम, जो असम का जो गवर्नर है यहाँ पे जैसे ही लाइकवाइज में डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट, यहाँ पे भी असम का गवर्नर भी किसी भी जो पार्लियामेंट का कोई कानून है वो लागू नहीं होगा। कहाँ पे, जो ट्राइबल एरियाज हैं जिन्होंने अपने मतलब जिन एरियाज को ऑटोनोमस एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है, वहाँ पे ये ट्राइबल एरिया में असम के ये कानून लागू नहीं होते, या जो होते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होते हैं। तो द प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एंजॉय करता है सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे जैसे गवर्नर ऑफ असम के पास पावर है इन ट्राइबल एरियाज को लेके, वैसे प्रेसिडेंट के पास भी पावर है ट्राइबल एरियाज को लेके। कहाँ पे, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। असम में तो गवर्नर्स के पास पावर है, बट मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जिनको घोषित किया गया, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि वो यहाँ पे पार्लियामेंट का कानून लागू ना करे, या फिर लागू करे तो कुछ मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इनको लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारे पास यहाँ पे 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, फिर आती है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और लास्ट आती है यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। ये सारी किसमें दी गई हैं, ये हमारी 7th शेड्यूल के अंदर दी गई हैं। द फर्स्ट इज पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, पूरी खुली यहाँ पे छूट होती है कि वो कानून बना सकते हैं जो भी सारे मैटर हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर दिए गए हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट कानून बनाएगी। यहाँ पे अभी प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने डिफरेंट सब्जेक्ट है जिनके ऊपर ये कानून बनाते हैं, वो है 100। ओरिजिनली यहाँ पे थे 97। अब ये कौन कौन सी चीज़ें होती है जिन पे कानून बनाती है, जैसे डिफेंस को लेके कोई भी मामला है उस पे कानून जो है पार्लियामेंट बनाएगी, सेंटर बनाएगा। बैंकिंग को लेके, फॉरेन अफेयर्स को लेके, इंटरस्टेट ट्रेड को लेके कोई भी मामला है, कम्युनिकेशन को लेके, इंश्योरेंस, सेंसस, ऑडिट, इन सभी के लिए जो हैं पार्लियामेंट कानून बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर होती है हैज़ एन नॉर्मल मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो उनके पास पूरी एक्सक्लूसिव मतलब पूरी खुली छूट है, पर कुछ ऐसी जब मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, या इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, या फिर कुछ स्टेट रिक्वेस्ट कर देती है,
तो उस केसेस के अंदर इनकी जो पावर है थोड़ी कम हो जाती है। बट वैसे ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पूरी इनके पास खुली छूट होती है स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर कानून बनाने की। वो हैं हमारे 61 और ओरिजिनली ये थे 66। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट को लेके मामले देखते हैं, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट को लेके हैं, प्रिजन्स को लेके हैं, एग्रीकल्चर को लेके हैं, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड सो ऑन, इसको लेके जो भी कानून बनाए जाते हैं वो स्टेट राज्य सरकारें ही बनाती हैं। नेक्स्ट आते हैं जहाँ पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, वो किस में आता है, दैट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें कितने प्रेजेंट, दैट इज 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली थे इसमें 47। ये भी आपको याद रखना है कि ये अभी 100 है, पहले 97 थे, ये 61 है, पहले 66 थे, और ये 52 है, पहले 47 थे। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे कि प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है क्रिमिनल लॉ को लेके दोनों कानून बना सकते हैं, सिविल प्रोसीजर, मैरिज को लेके दोनों कानून बना सकते हैं, डाइवोर्स को लेके दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे मैरिज को लेके अभी हम देखते हैं 3 तलाक पे ऊपर सेंटर का जो आया था, तो ये दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके जो भी मेजर्स करने हैं उन पे दोनों कानून बना सकते हैं। सोशल प्लानिंग, बट मेनली हम देखे जाते हैं कि जो सेंटर के द्वारा बनाया जाता जो कानून है वो मतलब यहाँ पे ओवररन कर जाता है स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को। ठीक है, तो मेन जो पलड़ा हावी हो जाता है वो सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून का हो जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इन सभी को लेके दोनों कानून बना सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसमें देखा हमने कि जो 5 सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट के उनको स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो 5 सब्जेक्ट थे जिनको यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट से उठा के स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया, दैट इज एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट हमने फॉरेस्ट रिजर्व या जो बनाए गए हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व, तो वो सब स्टेट के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जिनमें मतलब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन और हाई कोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब जो मामले हैं अभी स्टेट को दे दिए गए हैं। ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें कि उनको हाई कोर्ट के मतलब मेंबर्स को जो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, सभी कोर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज और कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो ये सभी जो मामले हैं किसको दे दिए गए हैं, स्टेट को दे दिए गए हैं। द पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू, अब बातें हैं इसके अलावा भी जो बातें बच गई हैं, जैसे नहीं आ गई, अब जैसे मान लो कि नया मामला आ गया कोविड का, तो इस पर कौन कानून बनाएगा, तो ये जो रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट आ गए हैं इनके ऊपर कानून बनाता है कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, जो मैटर्स इन लिस्ट में नहीं आए, जैसे कोविड का पहले कहाँ पता था, इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। रेजिडुअरी पावर जो आती है लेजिस्लेशन की, जिसमें कुछ मतलब उसमें कर कि जो कोई टैक्स भी ऐसा बच गया है तो उसके ऊपर भी कौन कानून, जो भी मतलब बाद में कोई टैक्स लगाया जाता है या कि इस पे लगाया जाएगा ना, उसके ऊपर वो भी पावर किसके ऊपर चली जाती है, पार्लियामेंट ही उस टैक्सेस के लिए जो है लेजिस्लेट करती है। फ्रॉम द अबव स्कीम, ये पूरी तरह से हमें ये सारी चीज़ें ऊपर देखने के बाद में हमें पता चल गया है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मामले हैं, जिसके लिए हमें आपस में यूनिफॉर्मिटी चाहिए नेशन की, मतलब पूरे नेशन को यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, इंटीग्रेट करके रखने के लिए जो मामले हैं, वो सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले किस में रख दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर। और जो लोकल इंपॉर्टेंस के मामले हैं, जिसमें कि हम डाइवर्सिटी को भी फैलाना चाहते हैं कि हर एक स्टेट अपनी डाइवर्स भी हो, अलग अलग विभिन्नता भी हो उनके अंदर, तो वो सारे मामले रख दिए गए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। मैटर जिनमें हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री चाहते हैं, वो एसेंशियल मतलब कि यूनिफॉर्मिटी भी हो, और यहाँ पे जो कुछ डिज़ायरेबल हैं कि वो यहाँ पे रख दिए गए हैं। मतलब जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए थी, मतलब थ्रू आउट द कंट्री, वहाँ पे वो चीज़ें जो मैटर होंगी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी जगह पे अलग अलग कानून हो, मतलब जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए कि कानून सभी भी जगह में एक जगह पे, पर इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ एक जगह पे ना भी हुआ तो कुछ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो जो मामले रख दिए गए हैं वो कंकरेंट लिस्ट में रख दिए गए हैं। दस ये चीज़ें परमिट करती हैं कि डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद द यूनिफॉर्मिटी, ये चीज़ें हमने जो डिवाइड किए हैं वो क्यों किए हैं कि हमारा जो है इंडिया वो विभिन्न भी हो और एकता भी हो। ठीक है,
इन द यूएस, अगर हम यूएस में देखें, ओनली जो पावर होती है फेडरल गवर्नमेंट की आर एन्यूमरेटेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड है। बाकी जो भी रेजिड्यूरी पावर है वो सारी किसको दे दी जाती है, यहाँ पे स्टेट्स को दी जाती है। जो भी रेजिड्यूरी पावर है वो स्टेट को दी जाती हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि वो अमेरिकन पैटर्न ही फॉलो करता है ऑफ द सिंगल इनमरेशन ऑफ ए पावर। यहाँ पे सारी पावर्स किसके हो, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का पावर है। कनाडा के अंदर हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डबल एनुमरेशन, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों होती है, और रेजिड्यूरी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। जैसे कि जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था 1935, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये 3 फोल्ड एनुमरेशन थी, एक तो फेडरल थी, एक प्रोविंशियल थी, और उसके बाद में कंकरेंट थी। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट बनाए गए थे। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सेम स्कीम को फॉलो किया, बट यहाँ पे डिफरेंस एक कर दिया। उसके अंदर क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें जो रेजिड्यूरी पावर थी वो यहाँ पे ना ही फेडरल को दी गई, ना ही प्रोविंसेस को दी गई, मतलब ना ही सेंटर को दी, ना ही स्टेट को दी, वो दे दी गई थी यहाँ पे गवर्नर जनरल को। बट अब हमारे ये जो है चेंज कर दिया गया, हमने फॉलो की है कनाडा का पैटर्न, ठीक है। जो हमारी स्टेट लिस्ट, ये जो डिविजन्स हैं वो हमने कनाडा का पैटर्न को फॉलो किया है। दैट इज कि यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर इज विद द सेंटर, ठीक है। तो रखा बाकी वैसे ही है 1935 के एक्ट के जैसे ही, बट रेजिड्यूरी पावर किसको करती है, सेंटर के पास करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स द प्रीडोमिनेंस। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डोमिनेंस है सब चीज़ में वो किसकी है, यूनियन लिस्ट के। मतलब सारे बेहतर बढ़िया बढ़िया जो मामले हैं यूनियन लिस्ट के अंदर आगे हैं। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन दोनों से ऊपर आती है यूनियन लिस्ट। मतलब एंड इस अगर कोई ओवरलैपिंग भी हो जाता है किसी केस के बीच में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, तो हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट का जो है वो प्रिवेल करती है हमेशा। अगर ओवरलैपिंग होता है यूनियन लिस्ट का और कंकरेंट लिस्ट का, मतलब कई बार दोनों में एक जैसे मामले हो जाते हैं, तो किसको सुप्रीम माना जाता है, यूनियन लिस्ट को, तो और यहाँ पे भी यूनियन लिस्ट को। तो यहाँ पे ये देखा गया कि हर चीज़ में यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट से भी ऊपर है, यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट से भी ऊपर है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि कन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बार, जब कन्फ्लिक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सी प्रिवेल करती है, कंकरेंस लिस्ट, क्योंकि कंकरेंस में सेंटर और स्टेट दोनों मिले हुए हैं, तो कंकरेंस लिस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखा जा सकता है कि थोड़ा जो यूनिटरी वाला जो फीचर है वो यहाँ पे आ जाता है कि सेंटर जो है वो सुप्रीम हो गया यहाँ पे। तो कन्फ्लिक्ट कई बार हो जाता है सेंट्रलाइज। अगर कई बार कन्फ्लिक्ट हो गया कि सेंटर ने भी कोई कानून बनाया किसी सब्जेक्ट पे, कंकरेंट लिस्ट का मान लो कि कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में सेंटर ने कानून बनाया और उसी पे ही स्टेट ने कानून बनाया, तो अब वो कानून मानने के साथ स्टेट ने कुछ और कानून बनाया अपने लिए और सेंटर ने कुछ और कानून बना दिया, तो कौन सा कानून लागू होगा पूरे देश में, तो वो होगा जो सेंटर ने लॉ बनाया है वो लागू होगा उसी स्टेट के अंदर। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर स्टेट ने कानून, अगर ये एक सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर स्टेट ने कानून बनाया उसको रिजर्व करके रखा, उसी सेम सब्जेक्ट पे कानून बनाया उसको रिजर्व करके रखा है कि हमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन ले लेनी चाहिए इस कानून को लेके, और फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बाद में प्रेसिडेंट ने उस कानून को असेंट भी कर दिया, मतलब पारित भी कर दिया, वो पारित हो गया, अपना सिग्नेचर दे दिए, पारित हो गया वह कानून, तो उस केसेस के अंदर उस स्टेट के अंदर जो होगा वही कानून लागू होगा जो प्रेसिडेंट के असेंट से आया। अब अगर सेंटर कुछ चेंजेस करके लेके आता है तो वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, ठीक है। बट इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट। बट फिर भी अभी भी यहाँ पे वो थोड़ा सा ओपन रहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकते हैं इस लॉ को बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग द लॉ ऑन द सेम मैटर। वो सेम मैटर पे ही अगर कानून लेके आ जाती है, उसी सेम मैटर के ऊपर कानून लेके आ जाती है, तो पार्लियामेंट वाला कानून लागू हो जाएगा उस स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कानून नहीं बनाया, प्रेसिडेंट के असेंट ले ली है, तो वो उस स्टेट में वही चलेगा। बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है उसी स्टेट, यहाँ पे कहा गया कि अगर कॉम्पिटेंट है बना सकती है, ठीक है, वो ले आई है, इट्स गुड। बट पार्लियामेंट यहाँ पे इस लॉ को ओवरराइड करने के लिए उस पर कानून बना सकती है, लॉ ऑन द सेम मैटर, ठीक है। ओके, तो
अब नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द केसेस ऑफ इन स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट कब कानून बनाती है? स्टेट के केसेस में। अब यहाँ पे अबव स्कीम जो हमने ऊपर देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं नॉर्मल टाइम के बीच में, ठीक है, कि जब यहाँ पे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो सेंटर लिस्ट के ऊपर वो जो क्या कानून बनाते हैं। बट अगर एबनॉमिनल टाइम्स है, दुविधा का कार्य है, दुविधा का समय चल रहा है, उस केसेस में ये जो सारी चीज़ें हैं मॉडिफाइड या सस्पेंडेड या ख़त्म हो जाती है। इसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एम्पावर कर देती है पार्लियामेंट को कि वही कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस यहाँ पे दी गई हैं, जहाँ पे वो जो सारा जो स्कीम जो हमने बताई कि ये जो स्टेट लिस्ट करेंगे, ये वाला मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सेंटर के पास पूरी सुप्रीम पावर हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। वो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट, जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, व्हेन राज्यसभा पासेस ए रेजोल्यूशन कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई मामला है जिसके ऊपर पार्लियामेंट को चाहिए कि वो कानून बनाएं स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, तो पार्लियामेंट उस केसेस में यहाँ पे पूरी कॉम्पिटेंट होती है कि उस मैटर के ऊपर वो कानून बना सकती है। और वो रेजोल्यूशन जो है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया है वो ज़रूरी है, सबसे पहले वो ज़रूरी है कि जो वो रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हों वो 2/3 ऑफ अ मेंबर हों प्रेजेंट और वोटिंग के, जो हमारे स्टेट मशीनरी के अंदर जो उनकी यहाँ पे राज्यसभा होती है उनके अंदर वो 2/3 ऑफ मेंबर ये रेजोल्यूशन लेके आए, तो ये यहाँ पे उस केसेस में पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। रेजोल्यूशन यहाँ पे एनफोर्स किया जाता है फॉर 1 ईयर। जो रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ये लागू होता है, बट उसको रिन्यू किया जा सकता है, कितने भी सालों के लिए उसको रिन्यू किया जाता है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल मतलब रिन्यू किया जाएगा 1 साल, ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 साल के लिए रिन्यू कर दिया, नहीं, 1 साल के लिए रिन्यू, फिर दोबारा इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा एन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे उसके बाद में वो कानून यहाँ पे उसका इफेक्ट हट जाएगा अगर एक्सपायरेशन मतलब रिन्यू करवा दिया है उसके बाद में दोबारा रिन्यू नहीं करवाया और उसको 6 महीने निकल गए हैं आफ्टर द रेजोल्यूशन है सीज टू बी एनफोर्स, उसके बाद में वो यहाँ पे एनफोर्स नहीं होगा, 6 महीने के बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोविजन है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक अ लॉज ऑन द सेम मैटर। अब ये नहीं है कि अब अगर इसमें पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है नेशनल इंटरेस्ट के कोई मामले पे तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है, बट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, अगर आपस में दोनों में कोई मतभेद होता है बिटवीन स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून है बनाया गया जो कानून है वही सुप्रीम होगा, वही मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो पार्लियामेंट पूरी पावर, जो लेजिस्लेशन की जो पूरी पावर है वो छीन ली जाती है स्टेट के द्वारा। स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून है वो भी पार्लियामेंट ही बनाती है जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है। यहाँ पे जो लॉज जो होते हैं, जो कानून इस टाइम के पीरियड में बनाए जाते हैं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से जो कानून बनाया जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं जब एक्सपायर हो जाती है, जब इमरजेंसी यहाँ पे हट गई है और 6 मंथ का टाइम पीरियड उसके बीच में निकल गया है, तो उसके बाद में वो जो कानून है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं। हेयर ऑल्सो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर उस सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती, सेम मैटर पे बना सकती है, बट इन अ केस ऑफ जब आपस में यहाँ पे रिपंजेंट सिचुएशन या दुविधा की सिचुएशन यहाँ पे कुछ नेक्सेस हो जाता है तो स्टेट लॉज और पार्लियामेंट के लॉ के बीच में, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट का लॉ जो होता है वो प्रिवेल होता है, मान्य होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है। दोनों में सेम सिचुएशन आप देख सकते हैं कि 6 महीने का टाइम पीरियड जैसे मतलब एक्सपायर हुआ, उसका 6 महीने के बाद में रिन्यू अगर नहीं कराया तो वो निकल गया, यहाँ पे इमरजेंसी हट गया, 6 महीने के बाद में वो कानून भी हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है जब स्टेट खुद रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि आप हमारे लिए कानून बनाए, मैंने स्टेट मेक ए रिक्वेस्ट। जब
व्हेन द लेजिस्लेचर, जब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा स्टेट यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मैटर पे आप कानून बनाइए, स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे आप कानून बनाइए, तो पार्लियामेंट यहाँ पे वो कानून बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर। जो लॉ यहाँ पे जो कानून यहाँ पे बनाया जाता है वो इनेक्ट किया जाता है, अप्लाई होता है जिन जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट की थी। ऐसा नहीं कि अब उन्होंने रिक्वेस्ट की, सरकार ने कानून बनाया तो वो पूरे स्टेट पे लागू, नहीं, जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट करी थी उन्हीं के ऊपर वो जो कानून होता है वो लागू किया जाता है। ये इस कानून को अमेंड भी किया जा सकता है, मतलब कुछ संशोधित भी किया जाता है, और इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है ओनली बाया अ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कि अब स्टेट ने रिक्वेस्ट कर दी है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, स्टेट को कानून पसंद ही नहीं आया, स्टेट ने उस कानून को रिपील कर दिया, नहीं। अब इस कानून को अमेंड या रिपील सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, नॉट बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उसे, स्टेट लेजिस्लेचर उसे अमेंड नहीं कर सकते। जो इफेक्ट रहता है, अब ये कानून का इफेक्ट, अब जैसे पहले वालों का हमने देखा कि इफेक्ट 6 मंथ्स के बाद में खत्म हो गया, दोबारा रिन्यू करवाए तो चलता रहा, ठीक है। इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? इफेक्ट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर द अबव प्रोविजन इज दैट कि पार्लियामेंट यहाँ पे एंटाइटल हो गई कि उस सब्जेक्ट मैटर पे कानून बनाएगी। अब हैज़ नो पावर टू, अब स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहती कि अब दोबारा उस पर कानून बनाए या संशोधित करे, नहीं, अब उसका पावर स्टेट की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे स्तर पे अगर हम देखें, स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव अ पावर टू मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल, यहाँ पे इनके पास बिल्कुल अधिकार खत्म हो जाता है कि अब इस मैटर को लेके वो कोई कानून बनाएंगी, ठीक है, जिन स्टेट्स ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। रेजोल्यूशन ऑपरेट होता है एज एब्डिक्शन और सरेंडर ऑफ अ पावर ऑफ स्टेट। अब रेजोल्यूशन ऑपरेट यहाँ पे, अब यहाँ पे इस रेजोल्यूशन का मतलब ही ये होगा कि स्टेट अगर रेजोल्यूशन लेके आए कि मतलब उसने पूरी तरह से उस मैटर को लेके सरेंडर कर दिया खुद को पार्लियामेंट के आगे कि भाई हम इस मुद्दे को नहीं सुलझा सकते, आप हमारे लिए ये कानून बनाइए, ठीक है। तो अब उसी के पास ही सिर्फ पावर रह जाती है उसको लेजिस्लेट करने के लिए। अब ऐसे कानून कब बनाए गए, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल of Pollution Act 1974, Urban Land Sealing and Regulation Act 1976 and Transplantation of Human Organ Act 1994। तो इनके मामले के केसेस के अंदर जो कानून बनाया था, स्टेट्स ने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए कानून बनाएं, और फिर ये कानून बनाए गए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम ये लास्ट को लें कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 जो कानून बनाए गए, यहाँ पे रेगुलेट करता है कि जो कमर्शियल डीलिंग जो है ऑर्गन की वो ना हो, तो इसके अंदर कानून बनाया गया। यहाँ पे ये जो मैटर बिल्कुल जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इस केस के अंदर हम देखेंगे ऑर्गन या कुछ ये दिख रहा है, तो मतलब ये जो मैटर है किसके रिलेटेड है, ये जो मैटर है ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर है, और जो हेल्थ है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पर इस सब्जेक्ट मतलब हेल्थ सब्जेक्ट को लेके सरकार ने बोला, राज्य सरकारों ने यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला, तो उन्होंने ये कानून बनाया। ये रिक्वेस्ट सबसे पहले की किसने थी, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा, इन जो एरियाज के ये जो 3 स्टेट्स है यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र, हिमाचल एंड गोवा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप हमारे लिए कानून बनाएं, और उन्होंने ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया और फिर ये लागू हुआ, ठीक है। इस केसेस में कि ब्रेन डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो ऑर्गन है ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरा कानून बनाया। यहाँ पे पेनल्टीज, पनिशमेंट्स, ये सब कुछ भी रखी और क्राइटेरिया बताया कि किस केसेस में ये ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये एक मैंने आपको समझाया, बाकी सभी भी ऐसे ही जो है जो स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया और फिर ये पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया। नेक्स्ट आता टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट अगर कानून बनाता है, तो पार्लियामेंट यहाँ पे किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर ऑफ अ स्टेट लिस्ट, अगर उसको इम्प्लीमेंट करनी हो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो उस केसेस में वो स्टेट के किसी भी मैटर में कानून बना सकते हैं। ये प्रोविजन एनेबल करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने उसको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, तो मतलब कि अपनी जो इंटरनेशनल साख को बनाए रखना है, तो उसको स्टेट के ऊपर लागू करना होगा, ठीक है।
जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके अगर कोई कानून पास करना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, ठीक है, नारकोटिक्स को लेके कोई ट्रीटी होती है, तो वो अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब उसकी साख बनाए रख ली है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ चल रहा है, क्योंकि हम इतने मेंबर्स हैं बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के, तो अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो उसके लिए हमें वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर हमें कानून बनाना होगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो प्रोविजंस होते हैं यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एक्ट 19, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट के लिए भी हमने जो चेंजेस किए, एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंदर भी हमने स्टेट्स के अंदर जो सब्जेक्ट के ऊपर चेंजेस किए कि हाईजैकिंग ना हो प्लेन्स को, लेजिस्लेचर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है, एंड ट्रिप्स को लेके जो भी एनवायरनमेंट को लेके जो भी लेजिस्लेशन की गई हैं स्टेट्स के अंदर भी, तो उनके लेके जो कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट के पास पूरी यहाँ पे स्वायत्ता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है अगर उसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट को यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है। लास्ट आता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है स्टेट के अंदर, किस केस के अंदर, अगर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और वहाँ पे पार्लियामेंट की फुल पावर हो जाती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के। और जो कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा वो ऑपरेटिव रहता है इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। जैसे हम देखते हैं कि बाकियों में कुछ 6 मंथ का पीरियड उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पे ये बाद में भी लागू रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून बनाया जाता है ये नहीं है कि जितने देर तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा तब तक चलेगा, नहीं, उसके बाद में भी वो कानून चलता ही रहेगा। बट सच लॉ, बट ऐसे कानून को रिपील और अल्टर किया जाता है या फिर उसको दोबारा से लागू करवाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जैसे हम देखेंगे कि पिछले कुछ को यहाँ पे रिपील या नहीं किया जाता, यहाँ पे उसको रिपील भी किया जा सकता है, अल्टर भी किया जा सकता है या दोबारा से लागू किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। पर वो कानून अगर नहीं कुछ भी चेंजेस किए हैं तो वो वैसा का वैसा चलता रहेगा। लास्ट यहाँ पे इसका पार्ट आता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशंस। द नेक्स्ट इज सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। अब सेंटर का कंट्रोल कैसे होता है स्टेट लेजिस्लेशन में, ये तो हमने देख लिया दैट कि पार्लियामेंट की पावर होती है लेजिस्लेट करने की किसी भी सब्जेक्ट के, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर। ये मतलब अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशंस जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस दी गई, उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सेंटर को एम्पावर किया गया है कि उसके अलावा भी जो है बेसिक नॉर्मल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी स्टेट यहाँ पे जो सेंटर है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के या स्टेट्स मैटर के अंदर। वो किस केसेस के अंदर होता है? द फर्स्ट, गवर्नर खुद ही यहाँ पे रिजर्व कर लेता है कुछ यहाँ पे बिल्स को जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं कि इनको कंसिडरेशन की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे गवर्नर खुद यहाँ पे रिजर्व करता है कुछ बिल्स को। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पूरी पावर होती है कि या तो उस बिल को एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो ओवर दैट, यहाँ पे मतलब कि उस बिल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे कि नहीं ये बिल्कुल मान्य नहीं है, या फिर उसको कुछ रिजर्व करके रख सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकता है, ठीक है, या फिर कुछ अमेंडमेंट करने का बोल सकता है। तो ये सब कुछ जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, मतलब यहाँ पे सेंटर जो यहाँ पे है, सेंटर की पावर हो गई स्टेट बिल्स के ऊपर। तो ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नर कुछ बोल दे, कुछ स्टेट लेजिस्लेचर से राज्य की विधानसभाओं द्वारा कानून पास करके आया और गवर्नर बोल दे कि नहीं इस कानून के लिए प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रेसिडेंट को कंसीडर करवाना जरूरी है क्योंकि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, ये ऐसे करके उसको रख दे। तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो उसको एब्सोल्यूट खत्म कर सकता है, मतलब पूरी उसके पास वीटो पावर्स होती है कि जो वहाँ पे वो लागू कर सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर होती है, पॉकेट वीटो, ठीक है, या फिर उसको कुछ दिन के लिए रिजर्व करके रख सकती है। बिल ऑन अ सर्टेन मैटर्स एनुमरेटेड इन अ स्टेट लिस्ट, कुछ जो यहाँ पे कुछ मैटर्स होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर एनुमरेटेड होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑन अ प्रेसिडेंट। कई बिल्स के ऊपर प्रीवियसली अगर प्रेसिडेंट के सैंक्शन हो उसके बाद में ही वो बिल जो है उनके ऊपर जो बिल है कानून जो है बनाए जाते हैं। पहले उसके लिए प्रेसिडेंट के मतलब एक जो कहता है अनुमति लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बिल आ गया कि यहाँ पे अगर किसी के फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर जो आपस में लेन देन व्यापार जो होता है
स्टेट्स के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है, मतलब कुछ व्यापार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो इस चीज़ के ऊपर अगर कानून बनाना है स्टेट्स को, तो पहले प्रेसिडेंट से सेंक्शन लेके, अनुमति लेके ही वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में भी कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकता है कि आप मनी बिल को रिजर्व कर दीजिए, and other financial bill passed by the state legislature for his consideration during a financial emergency। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टेट को ये बोल सकता है कि आप मनी बिल अभी ना लेके आइए, पास मत कीजिए, या अदर जो भी फाइनेंशियल बिल्स है उन पे रोक लगा दीजिए, या उनको भी रिजर्व रख दीजिए, या उनमें सैलरीज कट करने के भी कोई बिल या रेजोल्यूशन पास कर सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सेंटर के ऊपर आ जाती है। इससे हमें क्लियर ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सुपीरियरिटी जो दी गई है वो सेंटर को दी गई है लेजिस्लेटिव स्फीयर के अंदर, मतलब पूरा जो मेन पावर है किसके पास है, सेंटर के पास है। इसी के लिए ही इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकारिया कमीशन बिठाई गई थी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके। जैसे हम आगे कमीशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से कमीशन बना बिठाई गई सेंटर और स्टेट्स को लेके। तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि सेंटर को सुप्रीम क्यों रखा गया है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन लगाई जाइए या ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है इस सिचुएशंस के अंदर। स्टेट जो यहाँ पे काफ़ी स्वायत्ता की मांग करते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब अब भी हमें कुछ पावर दी गई है और एक तरह की हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन ने यहाँ पे बोला कि सरकारिया कमीशन ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो रूल है फेडरल सुप्रीमेसी का इज अ टेक्निक टू अवॉइड द एब्सर्डिटी, ठीक है। यहाँ पे जो फेडरल सुप्रीमेसी, यहाँ पे की जो फेडरल जो स्टेट्स को जो पावर दी जाती है वो इसका मतलब ये है कि पावर दी गई है, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन मुताबिक वो कुछ करते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर का कंट्रोल है उसका मतलब ये है कि अपने मन मुताबिक बातें ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, एक प्रकार की हार्मनी है जो वो बनी रहे यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो अपने मतलब ये है कि मन मुताबिक जो भी चला ये गुंडा राज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा बाउंडेशन इसीलिए लगाई गई है, हार्मनी जो है वो बनी रहे और कॉन्फ्लिक्ट है वो जो स्टेट्स के बीच में कम हो। इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी अगर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अगर हम ये जो यूनियन को सुप्रीमेसी दी गई है ये अगर ना दें, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द डेलिटेरियस, मतलब इसके बहुत ही गंदे इफेक्ट हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब निकलेंगे कि अगर जो सुप्रीमेसी है सेंटर की हटा दी जाए। देयर विल बी एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ अवर two-tier political system being stultified by interference, strife, legal chaos, confusion caused by the host of conflicting laws। कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि लीगल केओस जैसी सिचुएशन बन जाए, आपस में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाए और एक जो यूनिफॉर्मिटी है बेसिक इश्यू को लेके वो कहीं पे ही ना रहे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो रूल जो है फेडरल सुप्रीमेसी, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें अगर फंक्शनिंग करनी है, सक्सेसफुल फंक्शनिंग करनी है फेडरल सिस्टम की, तो हमारे पास फेडरल सुप्रीमेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अब कि अगर हमें फेडरल सिस्टम को प्रॉपर सक्सेसफुल फंक्शनिंग करवानी है, इसीलिए फेडरल मतलब सेंटर की जो है सुप्रीमेसी ज़रूरी है, नहीं तो जो क्या है मन मुताबिक स्टेट जो है कार्य करेंगे और जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कंसेप्ट है उसकी जो है वो हत्या ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसमें हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर एक में डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ओके, इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस टॉपिक, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।